चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखेंगे मकर संक्रांति से रिलेटेड। ये न्यूज़ हमने उठाया है पीआईबी से। पीआईबी में हमारी देश की जो गवर्नमेंट है उसने मकर संक्रांति के त्यौहार में सभी देशवासियों को बधाई दी है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से ये जाना जाता है, तो इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ हम देख लेते हैं। मेनली मकर संक्रांति का जो त्यौहार है ना, वो फसल कटाई का त्यौहार माना जाता है। इसके अलावा सूरज की जो पोजीशन है, सूरज उत्तरायण और दक्षिणायन, मतलब कि आप ये देख लीजिए, यदि सूरज यहाँ से उग रहा है पूरब से, तो एक तो इस तरफ होता है ये, ठीक है, और एक इस तरफ होता है। इसका मतलब ये है, ये जो डायरेक्शन वो चेंज करता है उसको उत्तरायण और दक्षिणायन कहा जाता है। तो इसमें बताया जाता है कि भारत में फसल कटाई का त्यौहार मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल, भोगली बिहू, उत्तरायण और पौष पर्व जैसे कई सारे नामों से जाना जाता है। तो 14 जनवरी की क्या पोजीशन यहाँ पर बताई जा रही है? 14 जनवरी ये है, और यहाँ सूरज की जो पोजीशन है वो उत्तरायण हो जाती है, उत्तर की तरफ वो खिसक जाता है। और 21 जून को क्या होता है, दक्षिणायन इसकी पोजीशन हो जाती है। इसीलिए इसको मकर राशि में प्रवेश करता है बोलते हैं, इसीलिए इसको मकर संक्रांति बोला जाता है। मकर संक्रांति एक हिंदू त्यौहार है जो सूरज को आभार प्रकट करने के लिए समर्पित है। इस दिन लोग अपने प्रचुर संसाधनों और फसल की अच्छी उपज के लिए प्रकृति को धन्यवाद देते हैं। ये त्यौहार सूरज के मकर राशि में प्रवेश को दर्शाता है। साउथ में इस त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाते हैं। हमारे जितने भी दोस्त हैं जो साथ में हैं मेरे, बताते हैं कि 14 जनवरी को वो लोग छुट्टी ज़रूर लेंगे और अपने त्यौहार मनाने ज़रूर जाएंगे। कोई और त्यौहार उतना ज़्यादा वो तवज्जो दें या ना दें, लेकिन वो 14 जनवरी के त्यौहार को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। मतलब उनके लिए एक बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। इसे भारत के कई राज्यों जैसे कि उड़ीसा, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्रा, तेलंगाना, केरल और अधिकांश नॉर्थ वाले हिस्से में मनाते हैं, जबकि अन्य राज्यों में बहुत सारे नाम से इसको जाना जाता है। जैसे कि गुजरात में इसको उत्तरायण कहते हैं, तमिलनाडु में पोंगल कहते हैं, असम में भोगली बिहू, पंजाब और जम्मू में लोहड़ी, हरियाणा और हिमाचल में माघी, कर्नाटका में मकर संक्रांति और कश्मीर में सायन करात, और यूपी, बिहार और झारखंड में खिचड़ी पर्व के रूप में ये जाना जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, छोटी छोटी, इनको हमें ध्यान में रखना है। गुजरात में उत्तरायण, तमिल में पोंगल, असम में भोगली बिहू, पंजाब और जम्मू में लोहड़ी, हरियाणा और हिमाचल में माघी, कर्नाटक में मकर संक्रामना, जम्मू में कश्मीर में सायन करात, यूपी, बिहार और झारखंड में खिचड़ी पर्व। और भी जो सूरज की अलग अलग पोजीशन है उसको अलग अलग नामों से यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि समर सोल्स्टिस, जब सूरज कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो इस स्थिति को हम ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। मतलब कि 21 मार्च के बाद सूरज उत्तरायण होने लगता है और उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ जाती है, जिससे वहाँ ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। एक होता है विंटर सोल्स्टिस, जब सूरज मकर रेखा पर लंबवत चमकेगा, तो इस स्थिति को शीत अयनांत कहते हैं। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन की लंबी अवधि और रात छोटी हो जाती है, ठीक है। सूर्य के दक्षिणायन होने की प्रक्रिया 23 सितंबर के बाद प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ आई है वो भारत और यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के आई है। इसमें जो मेन फैक्ट है उनको हम देख लेते हैं। हमारी तरफ से उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। और यूनाइटेड किंगडम की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री रही हैं एनी मैरी ट्रेवेलियन। दोनों ने ही इस बातचीत में हिस्सा लिया है। इसमें बताया जा रहा है इंडिया और ब्रिटेन, ठीक है, द्विपक्षीय व्यापार संबंध पहले से ही महत्वपूर्ण रहे हैं। दोनों पक्ष 2030 तक उस द्विपक्षीय व्यापार को दुगना कर देंगे, जो कि मई 2021 में मोदी और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा जो घोषित रोड मैप था 2030 में किया गया था। भारत और यूके दोनों देशों में नौकरी, व्यवसाय और जो कम्युनिटी का सहयोग करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते पर सहमत होने का प्रयास करेंगे। कौन कौन सी बातें हैं इसमें? जॉब को लेकर के, व्यवसाय को लेकर के, और जो लोग रहते हैं, समुदाय लोग रहते हैं,
उनको ध्यान में रखते हुए ये सारे एग्रीमेंट किए जाएंगे कि वो लोग कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। आगे भारत की तरफ से कहा गया है कि देखो जो FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, चमड़ा, कपड़ा, ज्वेलरी और जो कृषि के फूड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट हैं इनको हम निर्यात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की 56 समुद्री इकाइयों की मान्यता से समुद्री उत्पादों के निर्यात में भी भारत को भारी उछाल देखने की उम्मीद है। इसके अलावा मंत्री ने ये भी कहा कि फार्मा पर आपसी मान्यता समझौते MRA, ठीक है, ये हमें एक्स्ट्रा बाजार तक पहुंच प्रोवाइड करेगा। इससे आयुष और ऑडियो विजुअल सेवाओं सहित IT, ITS, नर्सिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे जो सर्विस सेक्टर है इसका भी हमारा निर्यात बढ़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि भारत भी अपने लोगों की आवाजाही के लिए विशेष व्यवस्था की मांग भी करेगा। इसके अलावा इसमें कुछ क्षेत्र और भी शामिल करेगा, जैसे कि पर्यटन हो गया, तकनीकी क्षेत्र, स्टार्टअप स्कीम हो गई, शिक्षा हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया। इस क्षेत्र में भी दोनों देश सहयोग को बढ़ावा देंगे और दोनों देश कई सारे क्षेत्रों में कुछ रियायत और बाजार पहुंच पैकेज के साथ पारस्परिक रूप से लाभप्रद व्यापार समझौते की उम्मीद करते हैं। इसमें ऐसा कहा गया है कि देखो मार्केट में हमारे देश की वस्तुएं सस्ती बिकना चाहिए और वो तभी होंगी जब ब्रिटेन अपने देश में जो टैक्स वगैरह है उसको कम करे। तो जो व्यापार प्रतिबंध है ना उनको हटा करके क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने का आह्वान गोयल ने किया है। इससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार के रोजगार मिलेंगे। इसके बाद काफ़ी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट हम देखने वाले हैं जो कि हमारे भारतीय वन के सर्वे को बताती है। ठीक है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 सरकार ने जारी करी है। इसमें बताया जा रहा है पिछले 2 साल में यदि देखोगे तो देश के टोटल वन और वृक्ष से भरे क्षेत्र में 2261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में है। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, सबसे ज़्यादा सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। आप जहाँ भी जाओगे सागौन ही आपको दिखेगा। इसके अलावा बताया जाता है वन क्षेत्र में अधिकतम बढ़ोतरी वृद्धि आंध्रा में 647 वर्ग किलोमीटर दर्ज हुई। इसके बाद तेलंगाना में 632 वर्ग किलोमीटर और उड़ीसा में 537। ये सीक्वेंस भी हमें ध्यान में रखना है। पहले आंध्रा है, इसके बाद तेलंगाना है और उसके बाद उड़ीसा है। मतलब कि आप देखोगे तो दक्षिण तरफ वाले जितने भी राज्य हैं वो ही वृद्धि करे हैं, बाकी तीनों दिशाओं की तरफ आप जाओगे तो कहीं पर भी वन क्षेत्र में उतनी खास वृद्धि देखने को हमको नहीं मिली है। इसके अलावा यहाँ पर बताया जा रहा है 17 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का 33% हिस्सा से अधिक भौगोलिक वन क्षेत्रों से पटा है। मान के चलो ये कोई स्टेट है, ठीक है, तो इनका जो 33% हिस्सा ये 50% हो गया। तो 50% तो कुछ हम कम कर देते, इतना हिस्सा जो है 17 राज्य ऐसे हैं, इतने 33% वाले एरिया में वनों से ये पटा हुआ है। मतलब वनों की यहाँ पर सघनता है। बताया जा रहा देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 79.4 मिलियन टन की बढ़ोतरी के साथ हो गया है। 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है। देश में मैंग्रोव क्षेत्र 4,992 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 17 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की वृद्धि दर्ज की गई है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि मैंग्रोव वन जिस हिसाब से तेज़ी के साथ में घट रहे हैं, वहाँ पर अतिक्रमण होते जा रहा है, चाहे शिकार हो चाहे लोगों की बसावट हो, बहुत सारी ऐसी बातें जिसके चलते चलते मैंग्रोव वनों की जो संख्या है ना वो कम होते जा रही। सरकार का ध्यान वनों को न केवल संख्यात्मक रूप से संरक्षित करना है बल्कि गुणात्मक रूप से भी समृद्ध करने पर भी सरकार जोर दे रही है, ऐसा श्री भूपेंद्र यादव का कहना है। यहाँ एक जो वर्ड आया है उसे समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, कार्बन स्टॉक। तो कार्बन स्टॉक हम किसे कहेंगे? कार्बनिक और अकार्बनिक रूप में वनों में जो कार्बन मौजूद रहता है उसे ही हम कार्बन स्टॉक की संज्ञा देते हैं। वन क्षेत्र में कार्बन की मात्रा कम होने को कार्बन स्टॉक में कमी कहते हैं। अब एक चीज़ यहाँ और इम्पोर्टेंट हो जाती है कि ये जो रिपोर्ट है इसको आखिर जारी कौन किया होगा। तो आप देख रहे हैं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने, ठीक है, भारतीय वन सर्वे द्वारा तैयार इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी किया है।
तो ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आई होगी, ये सीधी सी बात है। ठीक है, इससे हमारे वन का जो संसाधन है वो कैसा है, क्या उसमें बढ़ोतरी हुई है, ये सारी बातें यहाँ पर हमको देखने को मिलती हैं। इन 2021 द टोटल फॉरेस्ट एंट्री कवर इन इंडिया इज 80.9 मिलियन हेक्टेयर विच इज़ 24.62% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। हम हमारे भारत की कुल ज़मीन को देखोगे ना तो उसका 24.62% पेड़ पौधों से ढका हुआ है, और हेक्टेयर में देखोगे तो वो है 80.9 मिलियन हेक्टेयर। आगे बताया जा रहा है इनकरेजिंग टू नोट दैट 17 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैव अबाउट 33% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। स्टेट वाइज भी बता दिया जाता है कि हर राज्य में तो नहीं, 17 राज्यों की क्या कंडीशन रही है, उनकी कितनी ज़मीन में फॉरेस्ट कवर है। इसके बाद इसमें बताया जाता है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, मतलब कि ISFR 2021। भारत के जंगलों में वन आवरण कैसा है, वृक्ष आवरण कितना है, मैंग्रोव क्षेत्र कितना है, जानवरों की बढ़ती संख्या, भारत के वनों में कार्बन स्टॉक कैसा रहा, जंगलों में लगने वाली आग की निगरानी व्यवस्था कैसी थी, बाघ आरक्षित क्षेत्रों में जंगल का फैलाव, SAR डाटा का यूज़ करके ज़मीन से ऊपर बायोमास के अनुमानों और जलवायु परिवर्तन के संवेदनशील जगह हॉटस्पॉट के बारे में जानकारी प्रदान करता है। प्रमुख इसके निष्कर्ष यहाँ पर बताए गए हैं। इसमें से कई सारे फैक्ट हम देख चुके हैं, जैसे कि साउथ वाले जो 3 स्टेट थे वहाँ पर वन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है। क्षेत्रफल के हिसाब से देखोगे तो मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद आ जाता है अरुणाचल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। कुल भौगोलिक क्षेत्र के रूप में वन आवरण के मामले में मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड ये पूरे पर्वतीय राज्य हैं, समझ लीजिए आप, नॉर्थ और पूरब तरफ के। इसके अलावा बताया जा रहा है, ये तो हम फैक्ट देख चुके हैं, 17 जो राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका जो एरिया है 33% से अधिक, इतने एरिया में वन कवर है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल यहाँ ऐसे दिए हैं जहाँ पर 75% से भी ज़्यादा वन क्षेत्र है। वो कौन कौन से? लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। ये ऐसे एरिया हैं जहाँ पर 75% से भी ज़्यादा इनकी ज़मीन वन से कवर्ड है, और 12 ऐसे हैं जहाँ पर 33% से 75% तक के बीच में वन है। उनके नाम यहाँ बताए गए हैं: मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, गोवा, केरल, सिक्किम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, असम, उड़ीसा। आगे मैंग्रोव वन का कुछ फैक्ट यहाँ पर बताया गया है कि देखो, अभी वर्तमान में 4992 वर्ग किलोमीटर में मैंग्रोव वन फैले हुए हैं। 2019 में एक रिपोर्ट आई थी, तो उसकी तुलना में यदि हम देखें तो 17 वर्ग किलोमीटर का एरिया बढ़ा हुआ है मैंग्रोव वन का। मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? उड़ीसा है 8 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र 4 वर्ग किलोमीटर, कर्नाटक है 3 वर्ग किलोमीटर। कार्बन स्टॉक की बात भी यहाँ पर कही जाती है। ठीक है, इसको हम देख चुके हैं। इसके कुछ खास फैक्ट हैं जिनको भी हमें ध्यान में रखना है, जैसे कि अभी जो 2021 वाली रिपोर्ट रही थी तो इसमें भारत के टाइगर रिजर्व, कॉरिडोर और शेर संरक्षण क्षेत्र में वन आवरण के आकलन से संबंधित नया एक अध्याय शामिल करा है। इसमें टाइगर रिजर्व, कॉरिडोर और शेर संरक्षण क्षेत्र में वन आवरण में बदलाव पर ये 10 की मूल्यांकन वर्षों से लागू किए गए संरक्षण के उपाय और मैनेजमेंट के प्रभाव का आकलन करने में मदद करेगा। अब हम चलते हैं द हिंदू की तरफ में और देख लेते हैं मेन न्यूज़ को। फ्रंट पेज से देखा जाए ना तो कोई ख़ास न्यूज़ हमको देखने को नहीं मिली है। फिर से हम कोरोना के केसेस से रिलेटेड जो वृद्धि हो रही है उसको हम देख लेते हैं। रूरल केसेस अप आफ्टर अर्बन सर्ज। शहर में तो कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी हो ही रही है, इसके अलावा आजकल गाँव में भी कोरोना के केस मिलने लग गए हैं। बताया जा रहा है कि कल का यदि आप आंकड़ा देखोगे तो 2,60,291 कोरोना केसेस आए थे थर्सडे के दिन। तो वही बात है कि अब देखते हैं कि सरकार इससे निपटती कैसे करके है, ये देखने वाली बात रहेगी। इसके अलावा एक और बात आई है, इंडिया चाइना एग्री फॉर मोर LAC टॉक्स। इंडिया और चाइना दोनों एग्री हो गए हैं कि हम और अभी LAC पर बातचीत करेंगे।
एलएसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं। कहाँ कहाँ पर है वो एरिया जो कि चाइना से टच करता है, ठीक है, उसी को हम एलएसी कहते हैं। मतलब कि जो एलएसी है वो भारत और चाइना की बॉर्डर बनाने का काम करती है। एक आप देख रहे हैं इधर जम्मू कश्मीर वाले एरिया में, ठीक है, ये पूरी लंबी लंबी जो आप देख रहे हैं रेड डॉट वाली लाइन है, ये एलएसी को बताती है। ये वाली एरिया इतना, एक तो इतना हो गया। फिर इधर से आप थोड़ा सा आगे चलोगे तो नेपाल और भूटान के बीच में भी थोड़ा सा एरिया है जो कि चाइना के साथ बॉर्डर करता है। इसके बाद थोड़ा सा आप और आगे जाओगे तो ये वाला एरिया, ये भी जो बाउंड्री है वो चाइना के साथ में लगती है। और ये वाला जो मैप आप देख रहे हैं इसमें सारी चीज़ एकदम क्लियर हो जाती है। ये हो गया अपना अक्साई चीन, जम्मू एंड कश्मीर के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, ठीक है। और अभी आप यदि पूरब की तरफ बढ़ते जाओगे तो सिक्किम के साथ में है एलएसी और है अरुणाचल प्रदेश के साथ में। एक चीज़ और यहाँ से क्लियर नहीं हो पा रही थी, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ से सिक्किम हो गया और ये हो गया अपना अरुणाचल प्रदेश। यहाँ से सारी चीज़ क्लियर हो गई है थी कौन कौन से स्टेट हैं जो कि चाइना के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहे हैं। कुछ फैक्ट हैं जिनको हम देख लेते हैं, जैसे कि एलएसी की यहाँ पर लंबाई बताई गई है 4057 किलोमीटर। एक लाइन है जो कि ग्लेशियर, बर्फ़ के रेगिस्तान, पहाड़ और नदियों से होकर के गुजरती है और भारत और चीन को अलग करती है। इसके 3 क्षेत्र हैं। एक है पश्चिमी वाला क्षेत्र जो कि लद्दाख है और कश्मीर इसमें आ जाता, हम पहले मैप में देख चुके हैं। इसके अलावा बीच वाला क्षेत्र है जो कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को शामिल करता है। इसके अलावा यदि हम पूरब की तरफ जाएंगे तो 2 स्टेट आ जाते हैं, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसकी और हिस्ट्री बताई जाती है कि 1993 में भारत और चाइना ने अपनी सीमा पर तनाव को कम करने के लिए एलएसी के पालन करने का समझौता किया था। फिर अक्टूबर 2013 में दोनों पक्षों ने सीमा सुरक्षा सहयोग, जिसको बॉर्डर ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट कहा जाता है, इस पर हस्ताक्षर करे थे, जो कि सीमांकित सीमा के साथ किसी भी विवाद को रोकने के लिए है। इसमें सैन्य और राजनयिक स्तर के संवाद तंत्र को शामिल किया गया। इसलिए जब भी कोई लड़ाई झगड़ा होता तो सबसे पहले दोनों की सेना के हेड और राजनीतिक जो हेड रहते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कोरोना की डेथ से लेकर के एक और बात इम्पोर्टेंट यहाँ पर बताया जा रहा है, 97 में से 70 लोग, ठीक है, जो कोरोना की डेथ हुई है वो अनवैक्सीनेटेड रहे हैं, ऐसा दिल्ली गवर्नमेंट का डाटा कहता है। इसका मतलब ये हुआ है ज़्यादातर उन लोगों की डेथ हुई है जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन नहीं लिया है। इसमें बताया जा रहा है सिटी सीज हाईएस्ट डेली केसेस सिंस बिगिनिंग ऑफ द पेंडेमिक। बताया जा रहा है ये जो दिल्ली शहर है यहाँ पर हाईएस्ट डेली केसेस देखने को मिल रहे हैं जब से ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट आया है। इसके बाद अगली जो न्यूज़ आई है वो चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम इलेक्टोरल बॉन्ड को समझ लेते हैं क्या होता है। इसमें बताया जा रहा है कि चुनावी बॉन्ड जो राजनीतिक पार्टियां हैं जैसे कि कांग्रेस, बीजेपी, ये लोग चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा लेते हैं, मतलब कि लोगों से दान लेते हैं और ताकि चुनाव का जो भी खर्च है ना उसको ये वहन कर सकें। चुनावी बॉन्ड बिना किसी अधिकतम लिमिट के 1000 रुपये, 10,000 रुपये, मतलब कि मिनिमम यदि आप देखोगे तो 1000 रुपये से ये स्टार्ट है, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपए के गुणकों में ये जारी किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ बताया जा रहा है भारतीय स्टेट बैंक ये बॉन्ड को जारी करता है और इनकेस कराने का काम भी यही करता है। ये बॉन्ड जारी करने की तारीख से 15 दिन तक वैलिड रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा बताया जा रहा है ये जो बॉन्ड है एक रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टी के निर्दिष्ट खाते में ही जाएगा। बॉन्ड किसी भी व्यक्ति, मतलब कि जो भारत का नागरिक है, उसके द्वारा जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में हर 10 दिन की अवधि हेतु खरीद के लिए अवेलेबल रहेंगे, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। एक व्यक्ति या तो अकेला या फिर बहुत सारे अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर के बॉन्ड खरीद सकता है। बॉन्ड पर दाता के नाम का उल्लेख नहीं किया जाता है, क्योंकि यदि इससे पार्टी को पता चल जाए ना कि पैसा कौन दिया है तो पार्टी के जो कुछ निर्णय है वो ज़्यादातर उसी व्यक्ति के हिसाब से रहेंगे जो कि उसको बॉन्ड दे रहा है, ठीक है। अब इसमें कुछ बेसिक बातें बताई जाती हैं। चुनावी बॉन्ड योजना गलत तरीके से की जाने वाली फंडिंग का नियंत्रण करती है, क्योंकि ये चेक और डिजिटल लेन देन पर जोर देती है।
इस योजना के कई सारे प्रमुख प्रावधान इसको एकदम विवाद वाला बना देते हैं। कुछ कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे कि उसमें कोई नाम नहीं होना। इस व्यवस्था के तहत ना तो फंड देने वाले के नाम की घोषणा होती है और ना ही फंड लेने वाले की, पता ही नहीं चलता है कि दिया किसने लिया किसने। इसके अलावा असम्मित रूप से अपारदर्शिता है। अब चूंकि चुनाव केवल SBI के माध्यम से ही खरीदे जा रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट को इसकी जानकारी रहती है, बाकी किसी को जानकारी नहीं रहती। जानकारी की ये विषमता सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टी के पक्ष में होती है, ये एक प्रमुख फैक्ट है। और रिपोर्ट भी ऐसी कई सारी आई जिसमें बताया गया है कि ज़्यादातर चुनावी बॉन्ड का फ़ायदा जो है, जो सत्ता में है गवर्नमेंट, जैसे कि अभी BJP में है, सबसे ज़्यादा फायदा BJP को ही मिली है। एक तो यहाँ पर बताया जा रहा है ये जो चुनावी बॉन्ड है ये काले धन का भी माध्यम रहता है। कारपोरेट द्वारा की गई फंडिंग पर 7.5% की कैप का उन्मूलन, राजनीतिक योगदान करने वाले व्यक्ति की पहचान की आवश्यकता को निराधार कर देना और इस प्रावधान को समाप्त करना कि एक कारपोरेट को कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए, इस योजना के उद्देश्य को अच्छी तरह से रेखांकित नहीं करता है। अब हम न्यूज़ की तरफ देख लेते हैं कि न्यूज़ में आखिर कौन सी बातें बताई गई हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स अकाउंट फॉर 53% ऑफ DMK's इनकम, ऐसा रिपोर्ट कहती है। इसका मतलब ये हो गया है कि पार्टी की जो इनकम है ना, वो सबसे ज़्यादा चुनावी बॉन्ड से ही हुई है। यदि DMK की जो इनकम है 100 रुपये है, तो उसने 53 रुपये कहाँ से, चुनावी चंदे से, लोगों के दान से कमाया है। इलेक्शन कमीशन रिलीज एनुअल रिपोर्ट सबमिटेड बाय पार्टीज, तो ये इसको जारी कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जारी करता है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स फ्रॉम एनोनिमस डोनर्स अकाउंटेड फॉर 53% ऑफ द DMK's इनकम इन 2020-21, द फाइनेंशियल ईयर दैट परसीडेड द अप्रैल 2021 तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन दैट द पार्टी वॉन। आगे बताया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द पार्टीज एनुअल ऑडिट रिपोर्ट 2020-21 दैट वाज पब्लिश्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑन थर्सडे, द DMK हैड ए टोटल इनकम ऑफ 149.95 करोड़, एन इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर वेयर इट रिसीव 64.90 करोड़। पिछले साल 64.9 करोड़ रुपए इसने हासिल किए थे। इस बार यदि आप देखोगे तो लगभग डबल इनकी इनकम हो गई है। आउट ऑफ द टोटल इनकम 113.99 करोड़ वाज फ्रॉम ग्रांट्स, डोनेशन एंड कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर बताया जा रहा है टोटल इनकम में से यदि आप देखोगे 113.99 करोड़ रुपए, तो ये ग्रांट से मिला, डोनेशन से मिला और कंट्रीब्यूशन से मिला है। ऑफ दैट 80 करोड़ वाज रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड, उसमें से 80 करोड़ रुपया इनको मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड को। तो आप समझ सकते हैं जब इतना सारा पैसा ये लोग चंदा के रूप में लेते हैं, तो फिर ज़्यादातर इनके जो निर्णय हैं उन्हीं की तरफ ही जाएंगे ना, जिनको इन्हें पैसा मिला है, जिन लोगों ने पैसा दिए हैं। तो चुनावी बॉन्ड से बहुत ज़्यादा जो गवर्नमेंट के डिसीजन है ना, जिसने चंदा दिया उसकी तरफ चले जाते हैं।